फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। देखिए, सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी पूछ रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। तो देखिए, जो बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा वो क्या रहेगा? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। हमें नियंत्रित परिवेश नहीं रखना है, अधिकारवादी परिवेश भी नहीं रखना है, और यहाँ पर दे रखा था कि अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं, तो ये भी क्या है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? ठीक है, हमको नहीं बताना है। खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो देखिए, अगर हम रचनात्मक आकलन की बात करें तो ये तीनों ही आपके रचनात्मक आकलन के कार्य हैं, बट देखिए इसमें आपका पूछ रखा था कार्य नहीं है, तो इसलिए आपका फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपसे पूछ रखा है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है: पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना, समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो देखिए, अगर हम बात करें तो एक प्रभावशाली अध्यापिका के लिए क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा था आपसे पुस्तकों आपका ऑप्शन पुस्तकों से उत्तर को लिखने पर जोर देना। तो इससे क्या होगी? रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। रिटर्न सिर्फ और सिर्फ आप उसे बड़े बड़े ऐसे दे रहे हो लिखने को, ठीक है, उत्तर इससे तो क्या कर रहा है बच्चा? नकल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नकल करना आपका गलत चीज़ है। उसके बाद में दे रखा है, समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। तो नहीं, हमें क्या करना है? बच्चों को सहयोगात्मक अधिगम के थ्रू पढ़ाना है, कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू पढ़ाना है। तो यहाँ पर ए भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। शिक्षा विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। तो हमें अनदेखी नहीं करना है हमें, बल्कि उसे प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पर क्या है? ये भी कट जाएगा। एक ही ऑप्शन है जो कि आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सॉरी देखिए, जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 दे रखा है वह है, निम्नलिखित में से प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है: मीडिया, परिवार, विद्यालय, सरकार। तो देखिए, जब मैंने आपको इसके पहले की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर की प्रैक्टिस सेट कराई है उसमें मैंने आपको बता रखा था कि आपका प्राथमिक समाजीकरण कौन सा होगा? फैमिली। ठीक है, फैमिली क्या है? आपकी प्राथमिक समाजीकरण। ठीक है, उसमें देखिए, अगर जो समाजीकरण की बात करें तो इसमें दो कारक आपके होते हैं, एक प्राथमिक समाजीकरण और एक क्या होता है आपका? द्वितीयक समाजीकरण। ठीक है, तो जो आपका द्वितीयक समाजीकरण है इसमें आपका हमेशा ही स्कूल विद्यालय जो है हमेशा द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत आएगा, और फैमिली जो है आपकी हमेशा ही प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगी। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ अगर आप इन दो पॉइंटों को भी याद रख लेते हो, हालांकि इसमें और भी चीज़ें आती हैं, बट अगर इनको भी याद रख लेते हो तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका प्राथमिक कारक पूछा था, तो इसलिए आपका परिवार जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दे रखा है, जीन प्याजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से
वयस्कों से भिन्न होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक होती है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ को समझिए, जो जीन प्याजे थे उनके सिद्धांत का ये जो है प्रस्ताव है कि जो बच्चे की सोच होती है, ठीक है, वो मात्रा में तो सेम होती है, यानी आप जितना सोच सकते हो उतना बच्चा भी सोच सकता है, ठीक है। एक बड़ा व्यक्ति, एक वयस्क व्यक्ति जितना सोच सकता है उतना बच्चा भी सोच सकता है। बट जो वयस्क व्यक्ति हो सकता है कि अपने ऑफिस के कामों के बारे में सोचे, ठीक है, जो उसकी क्वालिटी है वो चेंज होगी। छोटा बच्चा जो है अपने खिलौनों के बारे में सोच सकता है, ठीक है, और जो वयस्क व्यक्ति है वो अपने आप इस घर के कामों के बारे में सोच सकता है। तो आपकी जो मात्रा है वो क्या होगी, सेम होगी, बट जो क्वालिटी है, ठीक है, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यानी कि इनके अनुसार क्या कहना है कि जो बच्चों की सोच है वो गुणात्मक रूप यानी क्वालिटी में जो है उसके चेंज होगा, वयस्कों से भिन्न होती है। बट जितना आप सोच सकते हो उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है। तो इसको लेकर के आपके जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपका सेकंड दे रखा था बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बच्चों की सोच जो है बड़े व्यक्तियों से निम्न छोटी होती है, तो ये गलत है आपका। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ये भी गलत है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो देखिए यहाँ पर आपकी क्वांटिटी आ गई, तो क्वांटिटी में भिन्न नहीं होती है, ठीक है। जितना आप सोचते हो उतना एक बच्चा भी सोच सकता है। तो एक ही ऑप्शन जो है आपका राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है। विचारों की अनुक्रमणीयता, वर्तुल्य प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, ठीक है। अगर हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, जो कि प्याजे की सेकेंड स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी आयु कितनी होती है, 2 से 7 वर्ष। तो ये किसकी विशेषता को बताती है, विचारों की अनुक्रमणीयता। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दे रखा है बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए। तो देखिए दंड देना कभी भी सही नहीं हो सकता आपका। बच्चे को हमें दंड नहीं देना है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर नहीं होगा। सेकंड दे रखा है कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं, जो कि क्या है आपका बिल्कुल सही है। प्रत्येक बच्चा क्या है, अपने आप में यूनिक है, वो सीखने के लिए क्या होता है, हमेशा से ही प्रेरित होता है, स्वाभाविक रूप से ही वो प्रेरित होता है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, टीचर्स उन्हें डांट देते हैं जिस वजह से वो जो है पढ़ाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे में जो है सीखने की क्षमता जो है होती है, ठीक है। तो हमें बाकी के ऑप्शन तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बट एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। तो देखिए अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा था बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित। तो देखिए ये कहना गलत है। बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, उसके अंदर जो है जो उसकी सीखने की क्षमता है वो डेवलप होती है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। केवल आनुवंशिकता से दिया था तो ये आपका कट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि केवल दे दिया है तो आपका गलत है। अगर यहाँ पर केवल नहीं देता, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों देता, तो क्या है यहाँ पर ये राइट हो जाता। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। तो देखिए ये भी क्या है आपका गलत है, सीमित नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दे रखा है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। खाली स्लेट के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय कारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो देखिए यहाँ पर प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है, प्रगतिशील शिक्षा की। तो प्रगतिशील शिक्षा किसकी बात करती है, आपके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, बाल केंद्रित शिक्षा की। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें क्या रहेगा, बच्चा एक्टिव रहेगा। तो निष्क्रिय तो आपका पहले ही कट गया, छोटे वयस्क ये भी आपका घट गया। उसके बाद में दे रखा है खाली स्लेट। तो ये जॉन लॉक ने जो है बोला था कि बच्चा जो है खाली स्लेट की तरह होता है, तो ये भी क्या है आपका गलत है, ठीक है।
आपका एक ही ऑप्शन सही है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में यानी खोजकर्ता के रूप में। तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दे रखा है लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो लेव वाइगोस्की के बारे में मैंने आपको बताया था, 3 चीज़ याद रखिएगा, SCL, ठीक है। समाज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे। सोशियो कल्चरल थ्योरी, इनकी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो इनकी थ्योरी है उसका नाम भी यही है। तो इसलिए आपका ये किसकी बात करेंगे, इनके अनुसार जो है अधिगम कैसा होगा आपका समाज, ठीक है, सामाजिक गतिविधि के थ्रू जो है आपका अधिगम होगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दे रखा है जीन प्याजे के अनुसार, ठीक है, बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीकों से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। तो देखिए जो जीन प्याजे हैं वो कभी भी पुरस्कार एवं दंड की बात नहीं करेंगे। तो ये क्या है आपका ऑप्शन पहले ही कट जाएगा। वैसे भी दंड देना बच्चों को क्या है, गलत चीज़ है, दंड नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो देखिए जो जीन प्याजे हैं वो बच्चों को क्या मानते हैं, लिटिल साइंटिस्ट यानी नन्हे वैज्ञानिक का नाम दिया है इन्होंने। तो ये क्या कहेंगे कि बच्चे क्या है, खोज करता है, अन्वेषक हैं। तो ये क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग तथा अन्वेषक करते हैं यानी खोज करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। दे रखा था तीसरा ऑप्शन आपको, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। तो देखिए ये क्या है आपका गलत है। को उद्दीपन अनुक्रिया, तो उद्दीपन अनुक्रिया आपका रह गया। तो ये किसने बोला है, थॉर्नडाइक। तो जीन प्याजे तो यहाँ पर कभी भी नहीं होंगे। तो ये भी क्या है आपका कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दे रखा है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधता होती है फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत यानी कि स्थूल चालक विकास, शीर्षगामी अधोगामी, अधोगामी शीर्षगामी, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत स्थूल चालक विकास, जो कि क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये दे रखा है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, और उसके बाद में दे रखा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवधि। तो देखिए जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है वो आपकी कौन सी अवधि है, किशोरा अवस्था। तो यहाँ पर क्या है सेकंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, पहचान का संकट। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दे रखा है एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना, उन्हें अस्वीकार करना, उसकी उपेक्षा करना, उन पर ध्यान न देना। तो देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि क्या दे रखा है, अस्वीकार करना। तो ये आपका कभी भी सही नहीं होगा। उसके बाद में उपेक्षा करना, ये भी क्या है आपका गलत चीज़ है। ध्यान नहीं देना, तो ये भी क्या है आपका गलत है क्योंकि जो बच्चा अनुभव लेकर के आया है हमें क्या करना है, उसके अनुभव के अनुसार चीज़ें पढ़ानी है। ठीक है, आपका जो NEP है वो भी तो यही बोलता है कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से ऐड करके हम चीज़ों को पढ़ाएं, पूर्व ज्ञान से जो है चीज़ों को जोड़ करके हम नए ज्ञान को पढ़ाएं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। दे रखा है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज की दवाई की चोरी नहीं करना चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी जान बचाने के लिए ज़रूरी है क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यंत्रीय उपदेश अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, नियंत्रक।
दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो ये बच्चा जो है क्या कर रहा है, ये इसलिए बोल रहा है कि हिंजू को दवाई नहीं चुरानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे जो है जेल भेज दिया जाएगा, यानी दंड और आज्ञा पालन की अवस्था में है ये बच्चा। तो आपका जो है फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे रखा है जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता। तो देखिए जो बच्चा मौखिक संवाद करता है, ठीक है, यानी खुद से बातें करता है, तो वो क्या करता है, अपने आप को दिशा निर्देशित करता है, स्वनियमन करता है, ठीक है। तो उसको वाइगोस्की ने क्या कहा है, प्राइवेट स्पीच यानी व्यक्तिगत वार्ता। बच्चा क्या करता है, इसमें खुद से बातें करता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे, इसमें एक क्वेश्चन भी देता है आपको कि एक बच्ची जो कपड़ा फोल्ड कर रही है वो खुद से ही बातें कर रही है कि मैंने इस कपड़े को यहाँ रख दिया, ऐसे रख दिया। तो वो क्या कर रही है वहाँ पर, प्राइवेट स्पीच, ठीक है, व्यक्तिगत वार्ता कर रही है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। ये आपसे पूछ रखा था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ये दे रखा है खिलौने, पहनाने की वस्तु, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों का विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या है? क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर सिद्धांत। तो देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि अगर डॉल आती है घर में, ठीक है, अगर डॉल कोई गुड़िया आती है तो उसको क्या किया जाता है, लड़कियों को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो लड़कियां हैं ऐसा समाज के द्वारा निर्धारित किया गया है कि वो डॉल से खेलेंगी, ठीक है, और उसके बाद में जो लड़के हैं वो क्या है, कार से खेलेंगे। लड़कियां क्या करती हैं, घर के काम करेंगी, और जो पुरुष लोग होते हैं, जो लड़के लोग होते हैं, वो क्या करेंगे, बाहर के काम करेंगे। तो ये किसके द्वारा निर्धारित किया गया है, हमारे समाज के द्वारा। ये और क्या है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़िबद्धता। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, आपके जेंडर स्टीरियोटाइप को। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि किसी सामान को हम क्या कर रहे हैं, किसी लिंग से जोड़ दे रहे हैं कि इस जो ये खिलौना है ये लड़का खेलेगा, ये खिलौना है ये लड़की खेलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दे रखा है एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना का अधिकतम करे। तो देखिए तुलना करना, कंपैरिजन करना ये आपका सही नहीं हो सकता, तो ये तो पहले ही कट जाएगा। विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चे को बढ़ावा देना, तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ विशेष संस्कृति के बच्चों को बढ़ावा देना, ठीक है, तो हमें सभी संस्कृतियों को बढ़ावा देना है। तो ये क्या है, आपका गलत हो जाएगा। ये वह विद्यार्थी के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करता है। तो ये भी क्या है, आपका गलत हो जाएगा। हमें विविधता को अनदेखी नहीं करना है, बल्कि उसका क्या करना है, सम्मान करना है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन जो है आपके कट जाएंगे, एक ही बचता है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दे रखा है निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? मुख्य धारा शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षण, पृथककरण। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिख ही रहा है, ठीक है, टिक लगा हुआ है। तो ये क्या है, आपका समावेशी शिक्षण 2009, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE, राइट टू एजुकेशन, किसकी वकालत करता है, आपके समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दे रखा है डैश, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, ठीक है। देखिए ये जो है किसकी बात हो रही है यहाँ पर, समावेशी शिक्षा। जो समावेशी शिक्षा है वह यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो यहाँ पे आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया
है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। अन्वेषक एवं पारस्परिक क्रिया, जो देखिए यहाँ पर खोज और पारस्परिक क्रिया दे रखा है, तो ये क्या है आपका राइट हो जाएगा। कंठस्थीकरण स्मरण करना, रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देना है, तो ये आपका गलत। अभ्यास ड्रिल और प्रैक्टिस, ये भी क्या आपका गलत है, हमें इसको बढ़ावा नहीं देना है। निर्देश यानी बच्चे को निर्देश दे दो कि ये करना है वो करना है, ठीक है, तो ये भी क्या है आपका गलत है। एक ही ऑप्शन बच रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अब आपके एग्ज़ाम में आने लगे हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ले रखा है, क्योंकि अब जो है आपके एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा हाई हो गया है, तो अब ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको बताना है किसका मिलान जो है आपके किससे होगा। यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। तो देखिए अगर हम बात करें प्रतिभाशाली, ठीक है, प्रतिभाशाली आपका कौन होगा, वह बच्चा होगा जो कि शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखता हो, यानी ए का क्या हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद में अगर अधिगम असक्तता की बात करें, लर्निंग डिसेबिलिटीज, तो ये क्या होगा, इस बच्चे में जो है धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बी का आपका 1, ए का क्या हो गया आपका 4, उसके बाद में बी का हो गया 1, ठीक है। उसके बाद में अगर सृजनात्मक बच्चे की बात करें, तो ये क्या होगा, दिशाओं में सोचेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा, यानी कि मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, तो यहाँ पर सी का आपका हो जाएगा 2। और डी की बात करें, अवधान कमी अति सक्रियता व्यक्ति ADHD, ठीक है, ADHD की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये कौन सा बच्चा होगा, आसानी से विचलित होने की आदत, तो यहाँ पर क्या होगा, जिसमें कि ध्यान लगाने में बच्चों को कमी आती है, तो डी का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। यानी हमें क्या चाहिए, ए का 4 और बी का 1, सी का 2 और डी का 3, ठीक है। तो हम देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है, तो हमें पहले क्या खोजना है, ए का 4, ठीक है, तो ए का 4 पहले इसमें नहीं दे रखा है, तो ये तो ऑप्शन आपका पहले ही कट जाएगा। उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा था बी का क्या था आपका 1, ठीक है, तो बी का 1 देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, तो देखिए इन दोनों में ही बी का 1 नहीं दे रखा है, एक ही ऑप्शन में आपके दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको दो नहीं भी पता थे, सी डी बी ही पता था आपको, तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर पूछ रखा है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब विभिन्न गतिविधियाँ एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, तो देखिए याद करना जहाँ भी आ जाए ये आपका गलत है। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करना, तो नकल करना भी क्या है आपका गलत है। उसके बाद में दे रखा था बच्चे को पूर्ण रूप से नियंत्रित करना, तो हमें बच्चे को नियंत्रित नहीं करना है, बल्कि चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चों को क्या करना है, केंद्र में रख करके शिक्षा देनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है आपका बच रहा है, तो यही क्या हो जाएगा राइट आंसर। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय, देखिए जहाँ पर बच्चा एक्टिव है वो क्या है आपका ऑप्शन पहले ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पॉजिटिव निगेटिव वर्ड भी आपको भेज दिए हैं टेलीग्राम पे, आप उनको एक बार देख लीजिएगा। देखिए ये वर्ड आपके लिए तभी काम आएंगे टैग वर्ड, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को करे रहोगे, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो टैग वर्ड में भी बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को नहीं करेंगे, आपके लिए टैग वर्ड कोई भी जो है एक ही दो क्वेश्चन आप टैग वर्ड से सही कर पाओगे, बाकी के क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। अगर आप PYQ करके जाते हो, प्रैक्टिस करके जाते हो, आपको पता चल जाता है कि टैग वर्ड का कैसे इस्तेमाल करना है, तब आपके 5 से 6 7 से 8 क्वेश्चन तक आप सही कर ले जाओगे। तो इसलिए PYQ आपके लिए रामबाण है, आप इसको जरूर करके जाइए, ठीक है। दे रखा है आपका, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, नहीं, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जो कि क्या है आपका सही है। बच्चा क्या रहेगा यहाँ पर एक्टिव रहेगा, तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा। हतोत्साहित करना ये भी निगेटिव वर्ड है। अनुमति नहीं देना ये भी क्या है आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दे रखा है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। ठीक है, रखा है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय। तो देखिए निष्क्रिय तो आपका पहले ही नहीं होगा। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया ये भी गलत है। अधिगम क्या है, एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर पूछा है जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। उसके बाद में निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरीके का प्रयास बंद कर देते हो। देखिए प्रयास बंद करना ये क्या आपका गलत है। का उत्साह भंग व दबाव में आ जाते हैं ये भी क्या आपका गलत है। इसमें देखिए जो आपका राइट आंसर है आप सभी को पता चली गया होगा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं। ये आपका इजी क्वेश्चन था, तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन जो है आपका राइट है। नेक्स्ट है बच्चों की गलतियाँ शिक्षण अधिगम में प्रक्रिया में महत्वहीन है। तो देखिए जो बच्चों की गलतियां होती हैं वो क्या होती हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होती हैं। ठीक है, महत्वहीन नहीं है। तो ये आपका क्या है, गलत है। प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, ये भी क्या है, गलत। बच्चा क्या है, भगवान का रूप है सीटेट के एग्जाम के लिए। तो लापरवाह, ठीक है, निष्क्रिय, ये सारी चीज़ें क्या आप के गलत वर्ड हैं। आपको ऐसे ऑप्शन जहाँ पर भी देखें पहले ही उसको कट कर दें। ठीक है, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। तो देखिए ड्रिल अभ्यास करना ये भी क्या आपका गलत। तो तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर कट गए। एक ही ऑप्शन बचता है अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है, क्योंकि जो हमारी गलतियाँ होती हैं उन्हीं से तो हम सीखते हैं। तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे जब तक गलती नहीं करेगा वो कैसे सीखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर दे रखा है मूल्यांकन को डैश वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो केवल आ गया तो ये ऑप्शन आपका पहले ही कट जाएगा। अलग थलग हमें करना ही नहीं है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार लिखित कार्य ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन आपका बचता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए, जो कि क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर दे रखा है नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दे रखा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। तो ये आपका क्या है, गलत है। संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। कब, जब, क्यों, क्योंकि उनके संज्ञान और संवेग क्या है, परस्पर इंटर रिलेटेड है, संबंधित है। देखिए एक है जिजोंग। ठीक है, जिजोंग के केस में अगर पूछे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, संवेग और संज्ञान। बट जब तक आपको क्वेश्चन में जिजोंग ना लिखा हो तब तक क्या होंगे, ये दोनों ही इंटर रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर दे रखा है एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूति, अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो देखिए प्रोत्साहित करना ये सारी चीज़ें क्या है आपका सही वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है आपका फर्स्ट ही ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख कर। ठीक है, ये गलत है। पाठ्य पुस्तक
में एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अभ्यास के लिए, ठीक है, तो ये भी क्या है, गलत है। पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करना, तो एक ही प्रश्न के अभ्यास के अवसर प्रदान करने से क्या होगा, हमें तो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, सर्वांगीण विकास करना है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में दी गई याद करना यानी कंठस्थीकरण करना, तो ये तो आपका पहले ही कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन दे रखा है वे विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। परंपरागत विधि, अंतःवैयक्तिक विधि, निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें किसकी बात हो रही है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या करेगा, बच्चा स्वयं पहल करेगा, जिज्ञासु होगा, उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है क्लासरूम होगा। तो यहाँ पर आपका 4 ही ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके पहले की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर की प्रैक्टिस सेट है, आप उनको ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। आप इन सारे क्वेश्चनों को देखिए, मैं इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, आप उनको खुद से लगाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद में अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स से रिलेटेड मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे, तो देखिए आपको अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मेरे सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, SST, साइंस, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है, आपका सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा आपको, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। अदरवाइज ये आपकी अपनी पर्सनल इच्छा है, अगर आप जुड़ना चाहो तो। देखिए क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि निगेटिव कमेंट भी करते हैं कि मैम टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए बोली, तो देखिए ऐसा नहीं है, ये मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास जो है नोट्स अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर आप चाहो तो वहाँ से नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ओके। तो देखिए प्लीज़ चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए क्लास को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए मैं आपको वीडियो के बीच में भी एक भी बार नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिसको वीडियो पसंद आएगी वो खुद ही सब्सक्राइब कर देगा। बट प्लीज़ ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर क्लास की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।